हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है ओज। ये टॉपिक क्रिया शारीर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं तो ये रोग निदान फर्स्ट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट श्लोक से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम सारे श्लोक्स और उनकी टर्मिनोलॉजी से इंग्लिश में देखेंगे कि आखिर ओज है क्या। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, ओज सारी धातुओं के सारभूत को हम ओज कहते हैं। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 17वें चैप्टर के 75वें नंबर के श्लोक में बताया है, प्राकृस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते, जिसका अर्थ होता है शरीर में उपस्थित प्राकृत श्लेष्मा ही शरीर का बल व ओज कहलाता है। यानी उन्होंने प्राकृत कफ को ही ओज कहा है। और व्याधि क्षमत्व को जानने के लिए बल रूपी ओज का जानना आवश्यक है। व्याधि क्षमत्व यानी कि इम्यूनिटी को जानने के लिए हमको ओज के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 13वें नंबर के अध्याय में कहा है, ओजा सर्व धातु सारो बल अधिष्ठानम इति, मतलब ओज शरीर की सातों धातुओं का सारभूत होता है और ओज में ही बल का अधिष्ठान होता है। अब हम देखते हैं ओज की उत्पत्ति। प्रथमं जायते ओजा शरीरे अस्मिन् शरीरिणां सर्पी वर्णम मधुरसम राजगंधी प्रजायते। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 17वें अध्याय में इसका वर्णन किया है कि मनुष्य के शरीर में ओज की उत्पत्ति गर्भ में ही हो जाती है तथा ओज की उत्पत्ति होने के पश्चात ही रसादी सुक्रांत धातुओं की उत्पत्ति होती है। मतलब आचार्य चरक का कहना है कि जब गर्भ होता है तो सबसे पहले ओज की उत्पत्ति होती है, देन उसके बाद रस से लेकर शुक्र पर्यंत धातुओं की उत्पत्ति होती है। आचार्य सुश्रुत ने भी सूत्र स्थान के 15वें अध्याय में इसका वर्णन किया है, रसादी नाम सुक्रांता नाम धातु नाम यत परम तेजस्तत खल्व ओजस्तदेव बलम इति उच्यते, जिसका अर्थ है रस आदि से लेकर शुक्र पर्यंत धातुओं के उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठतम सार भाग को ओज कहते हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार वही बल कहा जाता है। आचार्य सुश्रुत ने ओज को ही बल नाम से संबोधित किया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओज के गुण, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओज के 10 गुण बताए गए हैं, जिसके विपरीत 10 गुण जो होते हैं वो मध्य के होते हैं। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 24वें नंबर के अध्याय में 31वें नंबर के श्लोक में इसका वर्णन किया है, गुरु शीतः मृदु सलक्षण बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिछलम स्निग्धम ओजो 10 गुणम स्मृतम, जिसका अर्थ होता है गुरु शीत, मृदु, सलक्षण, बहल, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिछल और स्निग्ध, यह 10 गुण ओज में विद्यमान रहते हैं। इन गुणों से युक्त आहार विहार का सेवन करने से ओज की वृद्धि होगी, जिससे व्याधि क्षमत्व शक्ति बढ़ेगी, यानी हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ओज घृत के समान वर्ण वाला, मधु के समान रस वाला तथा लाजा के समान गंध वाला होता है। ओज को सभी धातुओं का सार भी कहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। ओज के 2 भेद बताए गए हैं, पर ओज और अपर ओज। अब हम इनका प्रमाण देखते हैं। पर ओज का प्रमाण अष्टबिंदु होता है और यह हृदय में स्थित होता है, और अपर ओज का प्रमाण आधा अंजलि होता है, जो कि संपूर्ण शरीर में विद्यमान होता है। पर ओज के क्षीण होने पर तुरंत ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यह हृदय में विद्यमान रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओज के कर्म। जैसा कि आप जानते हैं ओज को बल कहा गया है, तो इससे रिलेटेड सारे कर्म ओज के होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 15वें अध्याय में 25वें नंबर के श्लोक में इसका वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है, तत्र बलेन स्थिरोपचित मांसता सर्वचेष्टाश्व प्रतिघाता स्वर वर्ण प्रसादो बहाना अभ्यंतराणाम च कर्णानामात्य कार्य प्रतिपत्ति भवति, जिसका अर्थ होता है ओज के रूप में विद्यमान बल से मांस धातु स्थिर और पुष्ट होती है। ओज के द्वारा ही सभी कार्यों को करने की सामर्थ्यता आती है। स्वर एवं वर्ण निर्मल होते हैं। बाह्य एवं आभ्यंतर इंद्रियां अपने कार्य करने में उत्तम रूप से प्रवृत्त होती हैं।
आचार्य चरक ने कहा है, ओज के बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता, इसका नाश होते ही शरीर नष्ट हो जाता है। ओज सार रूप में गर्भावस्था में बालक के हृदय में रहता है तथा शरीर का धारण पोषण करता है। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा ये उसका फ्लो चार्ट है। आचार्य चरक के अनुसार ओज को दो भाग में डिवाइड किया गया है, प्राकृत और विकृत। जो प्राकृत श्लेष्मा होती है उसी को ओज या फिर बल कहते हैं, और जो विकृत अवस्था में होता है उसको मल या पापमक है, आचार्य चरक ने कहा है। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार ओज दो प्रकार का होता है, पर ओज और अपर ओज। पर ओज अष्टबिंदु प्रमाण का होता है और हृदय में स्थापित होता है, और अपर ओज को ही श्लेष्मिक ओज कहते हैं, जिसका प्रमाण आधा अंजलि है, अर्धांजलि, और यह समस्त शरीर में विद्यमान होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओज की विकृतियां। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार एग्जाम्स में देखे गए हैं। ओज की विकृतियां तीन बताई गई हैं, ओजो विस्त्रंस, ओजो व्यापत और ओज क्षय। सबसे पहले हम देखते हैं ओजो विस्त्रंस के लक्षण। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 15वें अध्याय के 29वें नंबर के श्लोक में बताया है, संधि विश्लेषो गात्राणाम सदनम दोष्यवनम क्रिया असन्निरोधस्य विस्त्रंसे, जिसका अर्थ होता है संधि विश्लेष यानी लूजनेस ऑफ द जॉइंट, गात्र सात यानी गिडीनेस, दोषवन यानी डिसलोकेशन ऑफ द दोषास, एंड क्रिया सन्निरोध यानी इम्पेयरमेंट इन एक्टिविटीज, ये सारे लक्षण आपको ओज विस्त्रंस में दिखाई देते हैं। ओजो व्यापत के लक्षण, स्तब्ध गुरु गात्रता, वात शोफो वर्ण भेदो, ग्लानिस तंद्रा निद्रा चा व्यापन्ने, जिसका अर्थ है स्तब्धता यानी रिजिडिटी इन होल बॉडी, गुरु गात्रता हैवीनेस इन होल बॉडी, वात शोफ स्वेलिंग ड्यू टू वात, वर्ण भेद लॉस ऑफ कॉम्प्लेक्शन, ग्लानी डिप्रेशन, तंद्रा यानी स्ट्यूपर, निद्रा यानी एक्सेस स्लीप, ये सभी लक्षण ओज व्यापत के दिखाई पड़ते हैं। ओजो क्षय के लक्षण, मूर्छा मास क्षयो, मोह प्रलापो मरणामिति चा क्षय, जिसका अर्थ है मूर्छा यानी फेंटिंग, मास क्षय मसल वेस्टिंग, मोह कंफ्यूजन, प्रलाप डेल्यूरियम, मरण यानी ओज क्षय से डेथ या मृत्यु भी हो सकती है। आचार्य सुश्रुत ने ओज क्षय के निदान बताए हैं, यानी किस कारण से ओज क्षय हो सकता है। अभिघात यानी चोट लगना, धातु क्षय क्रोध करने से, शोक करने से, चिंता करने से, परिश्रम करने से और भूख के कारण ओज क्षय होता है। आचार्य डल्हड़ के अनुसार ओज का स्वप्रमाण से घट जाना ओज क्षय कहलाता है। चरक ने भी इसके लक्षण बताए हैं, जो कि है विभेति यानी फियर कॉम्प्लेक्शन डेवलप्स, दुर्बल अभीक्षणम यानी जनरल वीकनेस, व्यथितेंद्रिय डिस्कम्फर्ट इन सेंस ऑर्गन, दुष्छाया लॉस ऑफ कॉम्प्लेक्शन, दुर्मना अनस्टेबल माइंड, रूक्ष रफनेस और क्षय यानी एमिसिएशन आदि लक्षण आचार्य चरक के अनुसार ओज क्षय में दिखाई पड़ते हैं। ओज वृद्धि के लक्षण, अष्टांग संग्रह में बताया गया है, ओज की वृद्धि होने से शरीर की वृद्धि और बल की वृद्धि होती है। आचार्य चक्रपाणी द्वारा विदित व्याधि क्षमत्व के भेदों को ओज तथा बल के समरूप माना जा सकता है, यानी आचार्य चक्रपाणी के अनुसार व्याधि क्षमता यानी इम्यूनिटी को ओज से कंपेयर हम कर सकते हैं। आचार्य तल्लड़ ने ओज शब्द के अनेक अर्थों को ग्रहण किया है, जैसा कि बताया गया है प्राकृत श्लेष्मा को ही ओज या बल कहा गया है। तो व्याधि क्षमत्व यानी इम्यूनिटी के अनुसार बल को तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं, सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत बल। सहज बल यानी जो नेचुरल इम्यूनिटी है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, शारीरिक प्राकृत और मानसिक प्राकृत। कालज बल यानी जो काल या समय के अनुसार चेंज होती है, जिसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, ऋतु विभाग जिसमें उत्तरायण की या आदान काल की तीन ऋतुएं शिशिर बसंत ग्रीष्म आती हैं, और दक्षिणायन यानी विसर्ग काल में वर्षा शरद और हेमंत ऋतु आती हैं। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में बल की दुर्बलता यानी
कम बल दिखाई पड़ता है, वसंत और शरद में मध्यम बल और शिशिर और हेमंत ऋतु में श्रेष्ठ बल दिखाई पड़ता है। वय विभाग से देखा जाए तो बाल, युवा और वृद्ध अवस्था 3 भाग में बल को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आता है युक्तिकृत बल, यानी युक्ति के अनुसार बल का घटना और बढ़ना, जो आहार, योग और चेष्टा 3 भाग में डिवाइड किया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।